कभी सोचा है कि ये दुनिया ऐसी क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास तो बेहिसाब दौलत है और वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग बस गुजारा करने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगा दी और उनके हिसाब से इन सब का जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा था, अर्थशास्त्र में। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। हम देखेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर उनकी बुनियादी आलोचना क्या थी और क्यों आज भी उनके विचार इतने अहम हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ये एक लाइन मार्क्स की पूरी सोच का सार है। उनके लिए इतिहास का मतलब राजा महाराजाओं की लड़ाइयां नहीं था, बल्कि आर्थिक क्लास के बीच लगातार चलने वाला एक संघर्ष था। और यही वो चश्मा था जिससे वो हर चीज को देखते थे। तो इतने बड़े विषय को हम समझेंगे कैसे? बहुत आसान है। हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्ल मार्क्स थे कौन। फिर हम इतिहास को लेकर उनकी थ्योरी को समझेंगे। इसके बाद हम उनकी सबसे जरूरी आलोचनाओं यानी शोषण और अलगाव पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि क्रांति के बारे में उनकी क्या भविष्यवाणी थी। और आखिर में हम ये सवाल पूछेंगे, आज के जमाने में उनकी विरासत के क्या मायने हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मार्क्स ने जो सोचा उसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन थे और किस दौर में जी रहे थे। मार्क्स उस वक्त लिख रहे थे जब 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था। उन्होंने अपनी आंखों से एक ऐसी दुनिया देखी जो बहुत तेजी से बदल रही थी। एक तरफ तो फैक्ट्रियों के मालिक थे जो बेहिसाब दौलत कमा रहे थे, और दूसरी तरफ थे मजदूर, आदमी, औरतें, यहां तक कि बच्चे भी, जो खतरनाक हालात में घंटों घंटों तक काम करते थे। बस इसी गहरे भेदभाव ने उनकी सोच को जन्म दिया। और यहीं से मार्क्स का सबसे बुनियादी आइडिया निकलकर आता है, आधार और अधिरचना। इसे एक बिल्डिंग की तरह समझिए। आधार है उस बिल्डिंग की नींव, यानी अर्थव्यवस्था, चीजें कैसे बनती हैं, कैसे बढ़ती हैं। और बाकी सब कुछ, हमारी सरकार, कानून, संस्कृति, यहां तक कि हमारे सोचने का तरीका भी, वो अधिरचना है जो उसी नींव पर टिकी है और उसी से अपना आकार लेती है। मार्क्स का मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो शुरुआत नींव से करनी होगी। ठीक है, तो अगर अर्थव्यवस्था ही सब कुछ चला रही है तो समाज बदलता कैसे है? यहीं पर मार्क्स का इतिहास का सिद्धांत सामने आता है, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। ये एक तरह से समय के साथ इंसानी तरक्की का उनका ब्लूप्रिंट था। उस जमाने के एक बड़े दार्शनिक थे हीगल। उनका मानना था कि इतिहास को महान विचार आगे बढ़ाते हैं। मार्क्स ने इस आइडिया को बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने कहा कि विचार दुनिया को नहीं बनाते, बल्कि दुनिया के भौतिक और आर्थिक हालात हमारे विचारों को बनाते हैं। मतलब कोई कैसे जीता है और कैसे काम करता है, ये तय करता है कि वो क्या सोचेगा, ना कि इसका उल्टा। तो ये मॉडल कुछ ऐसा है। आर्थिक आधार ही नींव है। इसमें उत्पादन से जुड़ी हर चीज शामिल है, औजार, फैक्ट्रियां, संसाधन। और इस आधार के ऊपर खड़ी है अधिरचना, यानी कानून, सरकार, संस्कृति। मार्क्स कहते थे कि अधिरचना का काम हमेशा आधार को सही ठहराना और उसे मजबूत करना होता है। अगर आप नींव बदल दें तो पूरी की पूरी इमारत ही बदल जाएगी। इसी मॉडल का इस्तेमाल करके मार्क्स ने इतिहास को अलग अलग चरणों में देखा। शुरुआत हुई आदिम साम्यवाद से, फिर आई दास्ता, फिर सामंतवाद और उसके बाद आया पूंजीवाद। हर सिस्टम अपने ही अंदर के टकराव की वजह से खत्म हो गया, मालिक बनाम गुलाम, जमींदार बनाम किसान। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद, जिसमें बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग हैं, ये भी बस एक और चरण है जो आगे चलकर समाजवाद और फिर साम्यवाद की ओर बढ़ेगा। तो चलिए अब जरा पूंजीवाद के इंजन को करीब से देखते हैं। मार्क्स के मुताबिक यह सिस्टम काम कैसे करता है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, शोषण। मार्क्स के हिसाब से पूंजीवादी समाज मोटे तौर पर 2 टीमों में बटा हुआ है। एक तरफ है बुर्जुआ, यानी मालिक, सीईओ, जिनके पास उत्पादन के सारे साधन हैं, और दूसरी तरफ है सर्वहारा, यानी हम सब, काम करने वाले लोग, जिन्हें जिंदा रहने के लिए अपना वक्त और मेहनत बेचनी पड़ती है। पर यह शोषण होता कैसे है? यहीं पर मार्क्स की सबसे मशहूर थियरी आती है, सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री का मजदूर एक दिन में $200 का सामान बनाता है, लेकिन मालिक उसे उस दिन के काम के लिए सिर्फ $80 की मजदूरी देता है, बस इतना कि उसका गुजारा चल जाए।
तो अब खेल समझिए। वो जो $120 का फर्क है ना, वही है अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स के लिए ये सिर्फ मुनाफा नहीं है, ये वो मेहनत है जिसके पैसे नहीं दिए गए। ये वो वैल्यू है जो मजदूर ने बनाई लेकिन उसे कभी मिली नहीं। मार्क्स के तर्क के हिसाब से यही शोषण का असली मतलब है और यही पूरे पूंजीवादी सिस्टम का इंजन है। लेकिन मार्क्स के लिए शोषण सिर्फ एक आर्थिक चीज नहीं थी, इसकी एक बहुत गहरी मानवीय कीमत भी थी, और ये हमें उनके अलगाव के आइडिया तक ले आती है। माना कि ये सिस्टम दौलत बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन इसका एक आम इंसान पर क्या असर पड़ता है? मार्क्स का मानना था कि इसकी मानवीय कीमत बहुत बड़ी है और उन्होंने उसे एक शब्द में बताया, अलगाव। मार्क्स ने इसे 4 तरीकों से समझाया। पहला, आप जो चीज़ बना रहे हैं उससे अलगाव। सोचिए, कोई आईफोन बना रहा है लेकिन उसे कभी खरीद नहीं सकता। दूसरा, काम करने के तरीके से अलगाव, एक ही काम को बार बार दोहराना जिसमें कोई क्रिएटिविटी ना हो। तीसरा, अपने साथी कामगारों से अलगाव, जिन्हें आप सहयोगी नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं। और आखिर में जो सबसे दुखद है, अपनी असली इंसानी क्षमता से अलगाव। आप बस एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाते हैं। तो अब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो शोषण और अलगाव पर चल रहा है। मार्क्स के लिए ये एक प्रेशर कुकर जैसा था जो हमेशा नहीं चल सकता था। उनका तर्क था कि क्रांति होकर रहेगी। उनका मानना था कि पूंजीवाद अपने ही विनाश के बीज बोता है। जैसे जैसे दौलत कम से कम हाथों में सिमटती जाएगी, कामगारों की तादाद और उनकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी, और फिर एक दिन वो अपनी सामूहिक ताकत और अपने ऊपर हो रहे जुल्म को पहचान लेंगे, और बस उसी पल वो उठ खड़े होंगे। और क्रांति के बाद क्या होगा? मार्क्स के लिए आखिरी मंजिल थी साम्यवाद। अब ये बात समझनी जरूरी है, ये सोवियत संघ वाला साम्यवाद नहीं है। मार्क्स ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें कोई क्लास ना हो, कोई स्टेट ना हो और उत्पादन के साधनों पर सबका हक हो। इसका मूल सिद्धांत बहुत सीधा था, हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से मिलेगा। अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि 20वीं सदी में मार्क्स के नाम पर जो शासन बने वो तानाशाही में बदल गए। वो उनकी असली सोच से कोसों दूर थे। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा विचारक जिसकी भविष्यवाणियां उस तरह से सच नहीं हुई, उसके विचार आज भी इतने असरदार क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि पूंजीवाद के बारे में उनकी कई बातें आज डरावनी हकीकत लगती हैं। आसमान छूती दौलत की असमानता, ऑटोमेशन और एआई की वजह से नौकरियों पर मंडराता खतरा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो देशों से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं, और ग्लोबल सप्लाई चेन जो सस्ते श्रम पर टिकी हैं, ये सब आज की समस्याएं हैं। लेकिन इनकी जड़ें उन ट्रेंड्स में हैं जिन्हें मार्क्स ने 19वीं सदी में ही पहचान लिया था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2016 में अमेरिका में टॉप के 1% लोगों के पास देश की लगभग 40% दौलत थी, और वहीं जो नीचे के 40% लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था। असल में वो तो कर्ज में थे। दौलत का एक जगह पर इतना जमा हो जाना, ठीक इसी चीज को लेकर तो मार्क्स ने चेतावनी दी थी। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। पूंजीवाद के अंदर की ये जो खींचतान है, अमीरी और गरीबी के बीच, ऑटोमेशन और रोजगार के बीच, ग्लोबल मुनाफे और लोकल मजदूरी के बीच, जिसे मार्क्स ने एक सदी से भी पहले पहचाना था, क्या वो आज पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रही है? हम चाहे किसी भी नतीजे पर पहुंचें, लेकिन उनकी आलोचना हमें उस दुनिया पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है जिसमें हम जी रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी मौत के इतने सालों बाद भी हमें मार्क्स के बारे में बात करने की जरूरत है।